आज हम श्री JPS चौहान जी के यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि हरद्वारी लाल गोयल राजकीय महाविद्यालय तावड़ू के प्राचार्य रह चुके हैं। कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो अपने व्यक्तित्व की गंभीरता, गुरुता और अपनी अनुशासन प्रियता के कारण न केवल समाज में पहचाने जाते हैं, बल्कि जहाँ पर अपने कार्य क्षेत्र में भी वो अपना एक विशेष प्रकार का प्रभाव और एक अमिट पहचान छोड़ते हैं। श्री JPS चौहान जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। इसी क्रम में हम JPS चौहान जी के व्यक्तित्व के और उनके जीवन के कुछ अनछुए पक्षों को जानने का प्रयास करेंगे। श्री JPS चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत कब और किस विद्यालय से हुई, और उस समय आपके परिवार का पारिवारिक परिवेश कैसा था? मेरी प्रारंभिक शिक्षा सन 1962 के अंदर क्राइस्ट चर्च स्कूल जबलपुर से प्रारंभ हुई। वो एक कॉन्वेंट स्कूल था और उस समय मेरे पिताजी जो है फ़ौज में कार्यरत थे और वो जबलपुर में पोस्टेड थे। मैं 2-3 साल वहाँ पढ़ा जी। उसके बाद जो है ना मैं सोफिया स्कूल कोटा में चला गया अपने चाचा जी के पास जी। वहाँ 2 साल पढ़ा जी। और उसके बाद मैं गांव में आया और फिर मैंने 7वीं तक शिक्षा गांव में ग्रहण की, 6ठी 7वीं में। और उसके बाद 8वीं में मेरे पिताजी तब तक जो है ना फ़ौज से सेवानिवृत्त हो चुके थे, और जब मैं 8वीं में आया तो मेरे बड़े भाई जो कि फ़ौज में अफसर थे, उनका तबादला चंडीगढ़ हो गया और मैं उनके पास जो है ना शिक्षा ग्रहण करने के लिए चंडीगढ़ चला गया। 1 साल मैं चंडीगढ़ में पढ़ा एक पब्लिक स्कूल में। उसके बाद भाई साहब की मेरे की ट्रांसफ़र जो है अम्बाला हो गई जी। तो मैं अम्बाला आया और अम्बाला DAV स्कूल में मैंने जो है 9वीं पास की जी। अम्बाला से जो है ना फिर मेरे ब्रदर की ट्रांसफ़र आसाम में हो गई, जो कि नॉन फैमिली स्टेशन था नागालैंड में, और मुझे फिर गांव के गवर्नमेंट हाई स्कूल में जो है दाखिला लेना पड़ा और मैंने 10वीं अपने गांव बोहड़ा कलां के गवर्नमेंट हाई स्कूल से पास की 1972 के अंदर। मैं 10वीं में अपने स्कूल का टॉपर था। जी जी। सर, जैसा कि आपने बताया कि विभिन्न जगहों पर आपके पिताजी की ट्रांसफ़र होने के कारण, क्योंकि वो आर्मी में सेवा कर रहे थे, विभिन्न प्रकार के माहौल में आपको रहना पड़ा होगा। तो आपको लगता है कि अगर आपकी शिक्षा एक ही स्कूल में एक जगह रहकर हुई होती तो कुछ आपको मतलब एक बेहतर तैयारी करने का मौका मिलता? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चे को अगर बार बार स्कूल में बदलते रहें तो उसकी पढ़ाई पर भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर एक ही स्कूल में शुरू से शिक्षा ग्रहण करते तो रिज़ल्ट्स और भी अच्छे हो सकते थे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कभी सेशन के बीच में जो है ना, कभी जो है ना 2 महीने लेट स्कूल में जा रहे हैं, फिर आपके कभी जो है मध्य प्रदेश से राजस्थान में, कभी राजस्थान से हरियाणा में, हरियाणा से फिर चंडीगढ़ में, फिर जो है ना हरियाणा में। तो इससे जो है आपके जो विभिन्न प्रकार के स्टेट्स के अपने वो हैं वो जो है ना सामने आते थे, और डेफिनेटली हर स्कूल का अपना एक स्टेटस होता है, अपना एक स्टैंडर्ड होता है जो है ना, तो उसका जो है बच्चे के जो है उसके ऊपर जो है डेवलपमेंट के ऊपर फ़र्क पड़ता है। जी। सर, आप महाविद्यालय स्तर की शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक पसंद करते थे, और कौन सा विषय ऐसा था जिसमें आपको थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता था? देखो, विद्यालय स्तर की शिक्षा जहाँ तक संबंध है तो मैं 10वीं तक इंग्लिश और मैथ मेरे फेवरेट सब्जेक्ट होते थे जी। और जो सबसे मुश्किल विषय जो मुझे लगता था वो लगता था हिंदी जी। क्योंकि हिंदी, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं पहले कॉन्वेंट स्कूल में और उसमें मैंने एजुकेशन स्टार्ट की, तो इसके कारण मेरी हिंदी वीक रही, और हिंदी के अंदर भी मेरी जो मात्राओं की मिस्टेक जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती थी, जिसके कारण मुझे दिक्कत आती थी। सर, क्या आज आपको लगता है कि मुश्किल लगने वाले विषय को अगर
आपके अध्यापक थोड़ा अधिक ध्यान देते तो शायद वह आपके लिए आसान हो जाता। ऐसा है कि अगर अध्यापक ध्यान देते तो हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क पड़ता जी, परंतु जो पब्लिक स्कूल है या कॉन्वेंट स्कूल्स हैं उनमें जो है ना ऐसा ही जो है ना होता है, और वहाँ मोस्टली बच्चों की हिंदी जो है कमज़ोर होती है जी, और जब मैं गांव में आया, आपके अपने गांव में जब मैंने एडमिशन लिया तो यहाँ सारे विषय हिंदी मीडियम में थे जी, तो मुझे थोड़ी दिक्कत तो आई, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी जो है ना कोशिश करी, मेरे टीचर्स ने भी काफ़ी कोशिश करी जी, लेकिन मैं मात्राओं की गलती अब भी काफ़ी करता हूँ और उस समय भी काफ़ी जो है ना करता था। जी। यही जो है ना मेरे साथ एक दिक्कत थी। महाविद्यालय में जब आपने प्रवेश लिया तो विषय निर्धारण की समस्या अक्सर बच्चों के सामने आती है, तो आपने जब अपने विषय लिए तो उनको प्रेरणा स्रोत के रूप में किसको मानते हैं कि किन की वजह से आपने ये विषय लिए? मैंने जब महाविद्यालय में एडमिशन लिया जी, उससे पूर्व मेरे जो बीच वाले भाई हैं वो जो है महाविद्यालय से उन्होंने बीए किया था गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव सेक्टर 14 से, और उनके पास भी जो है ना यही विषय थे जो मेरे पास थे, जी, तो मैंने उन्हीं को फॉलो करते हुए ये विषय लिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके बड़े भाई की जो है आपके महाविद्यालय स्तर की शिक्षा में एक बड़ी प्रेरणा रही है। हाँ जी। जी, अध्यापक के रूप में आपने कब कार्य शुरू किया और प्राचार्य के रूप में आप कब पदोन्नत और सेवानिवृत्त हुए सर? एक अध्यापक के रूप में जी, मैं सितंबर 1982 के अंदर जो है ना मैंने ज्वाइन किया था, जी, और एज ए प्रिंसिपल मैं 21 दिसंबर 2012 को जो है प्रमोट हुआ था और मैंने हरद्वारी लाल गवर्नमेंट कॉलेज ताउडू के अंदर ज्वाइन किया था। आपकी सेवानिवृत्ति कब हुई सर? मेरी सेवानिवृत्ति हुई 30 जून 2015 को। तो लगभग 2.5-3 साल का कार्यकाल आपका एक प्राचार्य के रूप में रहा। हाँ जी। जी, महाविद्यालय में अध्यापन के दौरान आपको सबसे ज़्यादा समस्या किस चीज़ को लेकर हुई? देखो, महाविद्यालय में एज ए टीचर तो कभी कोई समस्या नहीं हुई जी, बाकी थोड़ी बहुत समस्याएं तो जहां स्टूडेंट्स होते हैं और ये तो होती रहती हैं, जी, लेकिन मुझे ऐसी कभी कोई खास समस्या जो है फेस नहीं करनी पड़ी। जी। मेरी जो है ना उसमें सब स्मूथ ही रहा। अध्यापन करने के साथ साथ पूरे सेवा काल के दौरान आपकी दूसरी अन्य विशेष उपलब्धियां क्या थी? मेरी एज ए पर्सनल तो कोई विशेष उपलब्धि नहीं थी जी, क्योंकि मैं जो है ना जो भी काम प्रिंसिपल्स देते थे जी, उसको टाइम पे करता था जी, और अपने जो है ना टाइम से कॉलेज आता था, जी, अपने टाइम से जो है ना क्लास लेता था। जी, हाँ, ये ज़रूर है कि मैं जब अपनी क्लास लेता था तो उसके लिए मैं प्रिपेयर होकर के जाता था, अपना लेसन तैयार करके जाता था, और जो है ना मेरा एक नियम रहा है कि मैं समय पर ही हमेशा पहुंचा हूं। जी, अपना ही क्लास ली है तो मैंने समय पे ली है, कॉलेज में मैं गया हूं तो अपने समय पर जो है ना पहुंचा हूं हमेशा। सर, अक्सर देखा जाता है कि जो भी सेवा में है या जो भी कार्य क्षेत्र में है व्यक्ति, तो अनुशासन दो तरीके से हमें देखने को मिलता है। एक अनुशासन तो वह होता है जो ओढ़ा हुआ होता है, जो कि चेयर के दबाव में या ऑफिसर के दबाव में हम सबको मानना पड़ता है, और एक अनुशासन वह होता है जो हमारे व्यक्तित्व का अंग बन जाता है। तो आपके बारे में जितने भी जो साथी हैं वो कहते हैं कि अनुशासन तो उनके व्यक्तित्व का अंग है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये मतलब ये संस्कार कहाँ से पैदा हुए सर? देखो, मैंने आपको अभी पहले बताया जी, कि मेरी 4 जनरेशन्स जो है ना फौज में हो। जी, मेरे जो ग्रैंडफादर थे जी, उनकी जो है ना फर्स्ट वर्ल्ड वार में डेथ हो गई थी जी, फ्रांस में। मेरे फादर जो कि जो है ना सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़े, जी, उनको जो है ना सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर मिलिट्री क्रॉस मिला था इटली में, जो जी, कि उस टाइम सेकेंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड था। और मेरे फादर जी, स्वयं एक बहुत ही डिसिप्लिन जो है ना
सोल्जर रहे हैं, जी तो उनकी बदौलत ही हमें जो है ना डिसिप्लिन जो है में रहने का जी और एक पंक्चुअल होने का जो है ना प्रेरणा मिली है। जी उनका हर काम फिक्स उस पे होता था, तो हमें भी उन्हीं की तरह से आदत पड़ी हुई थी कि हर काम अपने समय पर एक अनुशासनात्मक ढंग से करना है। तो इस कारण से जो है ना जी। आपने अपने सेवा काल में अनेक प्राचार्यों के निर्देशन में काम किया है, और सबसे अधिक प्रभावित करने वाले प्राचार्य आज आपको कोई याद आते हों, और उनकी कुछ जो ऐसी विशेषताएं जिनसे आप प्रभावित हुए, उसके बारे में। प्राचार्य तो बहुत जो है ना मिले 32-33 साल की सर्विस में, जी लेकिन एक प्राचार्य थे मिस्टर रघुविंदर सिंह, जी जो कि मेरे ही विषय के थे जी और मेरे बड़े अच्छे मित्र थे। जी तो वो आदमी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जी। वो एज ए टीचर भी और एज ए प्रिंसिपल भी, जी उनने कभी जो है ना छोटे बड़े या उसमें जो है ना फर्क नहीं समझा जी। और हमेशा सबकी इज्जत की, अपने साथियों को ड्यू रिगार्ड दिया और बच्चों का भी जो है ना वो बहुत ख्याल रखते थे। जी जी तो मुझे रघुविंदर जी के जो है ना सबसे जो है आपके अच्छे प्रिंसिपल लगे। जी। तो कहने का मतलब ये हुआ सर कि सबको समान रूप से देखना, और प्राचार्य पद पर पदोन्नत होने के बाद भी उनमें सभी साथियों में अपने आप को अपने एक साथी के रूप में उनकी झलक देखना, और दूसरों में अपने आपको एक साथी के रूप में देखना, ये सबसे बड़ी बात आपको नजर आई। बिल्कुल। जी जी। महाविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में, प्राचार्य के रूप में काम करने पर भी अध्यापन से जुड़ा रहना होता है। इन दोनों स्थितियों में शिक्षण करते समय आपको क्या अंतर महसूस हुआ? देखिए, एज ए टीचर जब हम होते हैं जी तो हमारे पास जो है ना हमें दिन में 5 पीरियड लेने होते हैं जी, और इसके अलावा और भी कॉलेज की जो है ना थोड़ा बहुत कुछ काम करना होता है। जी तो उन 5 पीरियड्स के लिए हमें तैयारी करना है, हमें जो है ना बच्चों को 5-6 पीरियड्स जो है ना पढ़ाना है, जी और उसके बाद जो है ना आपके जो है अदर एक्टिविटीज़ में भी जो है ना पार्टिसिपेट करना है। जी। लेकिन एज ए प्रिंसिपल जी तो दोनों चीज़ें डिफरेंट हो गई। एज ए प्रिंसिपल आदमी को अंडर ग्रेजुएट कॉलेज जो बीए लेवल तक के, बीकॉम लेवल तक के कॉलेज हैं जी उनमें सिर्फ 6 पीरियड लेने होते हैं, जी और पीजी कॉलेजेस में तो वो भी नहीं लेने होते। जी तो इसमें 6 पीरियड तो आदमी जब 30-32 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद जो है ना प्रिंसिपल बनता है जी तो 6 पीरियड तो कोई मुश्किल नहीं होते हैं। जी। 1 पीरियड डेली जो है ना इजीली ले सकता है। जी। लेकिन उसमें भी क्या होता है, जी। मोस्टली जैसे जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जी। उनको एक ग्रुप प्रैक्टिकल का दे दिया जाता है जी। और उसको डिपार्टमेंट वाले एडजस्ट कर लेते हैं, जी। या एक जो है ना पीरियड डेली थ्योरी का दे दिया जाता जी। है तो वो प्रिंसिपल एज ए प्रिंसिपल भी उसको मीट कर सकता है जी। जो है ना। तो ऐसी कोई जो है दिक्कत आती नहीं है एक पीरियड लेने में। जी सर, एक प्राचार्य के रूप में महाविद्यालय में अध्यापन करने वाले अध्यापकों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? अध्यापन करने वाले अध्यापकों के बारे में जी वैसे तो मैंने लिख दिया है उसमें जो है ना 8-10 वो, लेकिन जो भी अध्यापक हैं जी वो अपनी ड्यूटी रिलीजियसली करें। जी वो अपना काम जो है ना टीचिंग को प्राइमरी समझ करके जो है ना करें, जी टीचिंग को सेकेंडरी ना समझें, ना समझे। क्योंकि हमारी रोजी रोटी इसी के ऊपर है। जी। आपके समाज के अंदर हमारी पहचान इसी से है। जी तो हम जो है ना अपना लेसन वेल प्लान तरीके से करके जाएं। जी जो है ना आप अपने जो सब्जेक्ट जी। है उसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट उसमें क्या हो रही है जी। उसके बारे में आप जो है ना पता करते रहें। जी। अपने आप को अपनी नॉलेज को अपडेट जो है ना करते रहें, जिससे कि आपको बच्चों को फेस करने में या किसी और प्रकार की कठिनाई ना हो। जी। तो कुल मिलाकर मतलब अध्यापक को अपने विषय के प्रति जागरूक रहना है और निरंतर उसे अपडेट करते रहना है एज ए टीचर। हाँ जी।
जी। आपने अपने सेवा काल में अनेक विद्यार्थियों को पढ़ाया और बहुत से विद्यार्थी आज भी आपसे जुड़े रहते होंगे। पुराने विद्यार्थियों से बात करके कैसा अनुभव होता है और आज के नए विद्यार्थियों के बीच और पुराने विद्यार्थियों के बीच आपको क्या अंतर महसूस होता है? देखिए, आज जो हम देख रहे हैं जी, वो ज़माना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जी, और पुराने जो स्टूडेंट्स हैं जी, उनमें जो है ना ये चीज़ नहीं थी। जी, वो जो रिस्पेक्ट करते थे जी, वो दिल से करते थे। जी, आज भी जो पुराने स्टूडेंट मिलते हैं तो वो दिल से रिस्पेक्ट करते जी। हैं, उनका टेलीफोन भी आता है, बात भी करते हैं, और हमारी भी कोई दिक्कत होती है जी। तो वो बेचारे हर काम को करने के लिए तैयार रहते हैं। जी, आज का जो स्टूडेंट है उसके ऊपर या तो आप मीडिया का असर देख लो या पैसे का असर देख लो। जी, जी, एनसीआर में तो स्पेशली जो है ना ये चीज़ देखने को आया है कि स्टूडेंट कॉलेज के अंदर सिर्फ एक टाइम पास करने के लिए आता है, बाकी तो जो है ना वो उनका पढ़ने लिखने में बहुत कम छात्रों की रुचि होती है, जी। जिनका कि टारगेट होता है कि मुझे तो ये करना है, जी। मुझे तो आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, टीचर बनना जी। है, या मुझे जो है ना आर्मी में जाना है। जी। तो इस टारगेट के साथ बहुत कम स्टूडेंट जो है ना कॉलेज में आते हैं, जी, जी। जबकि पहले ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना किसी टारगेट के जो है ना जी, उसमें कॉलेज अचीव में करने के लिए आते थे। जी, जी। आपके अनेक साथी भी ऐसे होंगे जो आपसे निकट की वैचारिक समानता रखते होंगे, या ये कहिए कि आपसे उनकी मित्रता रही होगी। तो किन साथियों का आप नाम लेना चाहेंगे जो जिनसे आज भी आपको आत्मीय लगाव महसूस होता है? देखिए, मैंने अपनी सर्विस के दौरान जी, तकरीबन सबसे बना के रखी है। जी, किसी से जो है ना मेरे द्वेष भाव की बात नहीं रही है। जी, मैं चाहता था कि भाई सबसे अच्छे संबंध रहें, और आज भी मेरे जो है ना जो टीचिंग के ही नहीं, उससे पहले के भी एमए के भी जी। मेरे दोस्त हैं, बीए लेवल तक के भी दोस्त हैं जी, मेरे, उनसे सबसे तकरीबन अच्छे संबंध हैं। जी, लेकिन जो कुछ काफ़ी क्लोज हैं जी, उनमें आपके जैसे रविंदर यादव हैं, नारनौल में रिटायर्ड प्रिंसिपल, जी, डॉक्टर जेएस राणा हैं फरीदाबाद में रिटायर्ड प्रोफेसर, जी, डॉक्टर आरके यादव हैं रिटायर्ड प्रिंसिपल, जी, आपके श्याम सिंह बोकन जी जी, हैं जो है ना रिटायर्ड प्रिंसिपल, जी, और जो है ना रघुवीर बोकन जी हैं, जी, और जो है ना राजकुमार जी हैं, जी। मधु गोगना जी हैं। सर, ये राजकुमार जी इंग्लिश वाले कैप्टन राजकुमार? हाँ जी, कैप्टन राजकुमार जी। जी, और जो है ना आपके वहाँ करनाल में डॉक्टर डीएल गर्ग हैं, जी, जो है ना आपके आईजी नागपाल हैं, जी, और इसके अलावा भी जो है ना एक मिस्टर राजेश हैं जो कि डीएवी कॉलेज अम्बाला के सिटी के प्रिंसिपल हैं। जी, तो मेरे सभी मित्रों से जी। बड़े अच्छे संबंध हैं। जी, जो है ना मैं सबसे चाहता हूँ कि भाई सबसे प्यार से जो है ना जी। उससे जो है ना जी, आप मिलके रहें। जी, जी। प्राचार्य के रूप में आपके निर्देशन में अनेक कर्मचारियों ने काम किया होगा सर, तो कुछ कर्मचारी ऐसे याद आते हैं जिनकी कार्यशैली और जिनकी कार्यनिष्ठा आज भी आपको भावुक कर देती हो, या आपको लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया? एज ए प्रिंसिपल मेरे पास बेसिकली 2-3 क्लर्क थे, जी, जिसमें एक मिस्टर पूरण चंद था जी, जो कि सुप्रिटेंडेंट या डिप्टी सुप्रिटेंडेंट से रिटायर हो गया, जी, एक मिसेस बिमला गाबा थी, जी, और एक सुनील। जी, तो पूरण चंद जो है आपके नो डाउट काम सारा जानता था, जी, लेकिन वो कभी सीरियस नहीं होता था। जी, वो हर चीज़ को कैजुअली लेता था, जी, और उससे खैर कोई नुकसान भी नहीं था, जी, लेकिन वो अपना काम जो है ना सब अप टू डेट रखता था, पूरा जी, करता था। जी, जी, बिमला गाबा थी, वो भी बहुत जो है ना इंटेलिजेंट थी, जी, और वो भी जो है ना आपके अपने काम में दक्ष थी, माहिर थी। जी। उसको जो काम बता देते थे वो भी अपना काम जो है ना टाइम पे जो है ना पूरा करती थी। जी, और सुनील को थोड़ा काम कम आता था, जी, लेकिन वो हमेशा जो है ना अपने पूरण की या बिमला की गाइडेंस में ही काम करता रहता था।
तो कुल मिलाकर आपको ऑफिस से मतलब सहयोग मिला? बिल्कुल जो है और ना मिला ऑफिस से। हर एक कर्मचारी ने अपने व्यक्तित्व के अनुसार आपके निर्देशों का पालन किया। जी, एक अध्यापक अपनी अध्यापन कला को कैसे मजबूत कर सकता है और कैसे अधिक प्रभावी ढंग से वह अपनी बात को विद्यार्थियों तक रख सकता है? देखो, ये तो मैंने अभी आपको बताया जी कि अध्यापक के जब तक अपने कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, जी वो बच्चों के कंसेप्ट्स कैसे क्लियर करेगा। जी और अपने कंसेप्ट्स जब भी क्लियर होंगे जी जब वो अपने विषय की अप टू डेट जो है नॉलेज रखेगा। जी और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने विषय की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो है ना आप उनसे जो है ना वाकिफ़ हों, और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा रीडिंग करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा बुक्स जो है ना आपको जो है देखनी पड़ेंगी, लाइब्रेरीज कंसल्ट करनी पड़ेंगी, तभी जो है ना वो अपने स्टूडेंट्स को प्रभावी ढंग से जो है वो पढ़ा सकता है। जी और इसके अलावा आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है जी उसका भी जो है ना आप बेनिफिट उठा सकते हो। आपको जो है ना मोस्टली जो है गूगल के ऊपर या उसके ऊपर सब मिल जाता है, उससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। सर, क्या टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अध्यापक अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है? और टेक्नोलॉजी का अगर प्रयोग किया जाए तो कहाँ तक किया जाए? इसे आप लाभ और हानि के रूप में किस तरह देखते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है जी वो तो सिक्के के दो पहलू हैं। जी इसका फ़ायदा भी है जी और नुकसान भी है। नुकसान तो ये है कि हम टेक्नोलॉजी के ऊपर ही डिपेंड रहे जी तो आदमी जो है ना थोड़ा लेज़ी हो जाता है। जी वो सोचता है कि सब कुछ तो दे रखा है गूगल के ऊपर, जी जी या सब कुछ जो है ना आपको पास है, आपके उसमें वो लगा हुआ है ओवरहेड प्रोजेक्टर, जी उसके ऊपर किताब रख दो, सब कुछ आ जाएगा, बता दो। जी तो इससे बात नहीं बनती। जी बात जब बनती है कि जब आदमी घर पे अपनी तैयारी करे और उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने लेक्चर को, अपनी टीचिंग को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाए, जिससे कि बच्चों को बेनिफिट हो। जी जी सर, आजकल हम देख रहे हैं कि पहले अध्यापकों को शिक्षण कार्य के अलावा दूसरे तरह के जो कार्य बहुत ज़्यादा नहीं करने होते थे, या इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा महाविद्यालय की समितियों के प्रभारी के रूप में कार्य नहीं करना पड़ता था। लेकिन आजकल थोड़ा देख रहे हैं कि महाविद्यालय स्तर पर रोज़ नए नए और विभिन्न प्रकार के शिक्षा के अलावा जो काम है वो भी अध्यापकों को सौंपे जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इससे अध्यापकों का शिक्षण कार्य प्रभावित होता है? नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जो है ना खुद सरकार जी इस हमारे टीचिंग को सेकेंडरी बनाती जा रही है जी, और टीचर्स को जी बाकी जो है ना काम जो है देती जा रही है। आपके जो है ना सेंसस में तो टीचर्स की, कोई सर्वे हो तो उसमें टीचर्स की, इलेक्शन ड्यूटी हो तो उसमें टीचर्स की, सब में जो है ना ड्यूटीज लग जाती हैं, और जिसके कारण आपके टीचिंग इफेक्ट होती है। जी यूजीसी के नॉर्म्स के अनुसार जी 180 टीचिंग डेज होने चाहिए जी, लेकिन 180 टीचिंग डेज नहीं होते, चाहे आप कितना ही वो कर लो। अगर आप फुल्ली कॉलेज लगाओगे जी और जो है ना आपकी मिनिमम छुट्टियां होंगी, तब जाकर के 180 टीचिंग डेज होते हैं। अदरवाइज 180 टीचिंग डेज अगर इफेक्टिव टीचिंग डेज हों तो कोई वो नहीं है। लेकिन खुद सरकार ही जो है ना ये चाहती है कि इनको जो है ना और कामों में लगाओ, इनके पास कुछ काम नहीं है, जबकि ये जो है ना उनको नहीं पता कि टीचिंग जो है कितना जो है ना महत्वपूर्ण काम है। जो है ना आपके इसके लिए घर पे भी पढ़ना पड़ता है और जो है ना कॉलेज में भी पढ़ाना पड़ता है। 5 घंटे पढ़ाने के लिए कम से कम 2-3 घंटे जो है घर पे भी कंसल्ट करना पड़ता है। जी जी, इस चीज़ को वो नहीं देखते। जी क्या शिक्षा नीति निर्धारण में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए? शिक्षा निदेशालय में निदेशक स्तर के अधिकारी अगर शैक्षिक जगत से ही हों तो क्या हरियाणा की महाविद्यालय स्तर की शिक्षा नीति में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं? देखिए, शिक्षा नीति के अंदर जी आपके बगैर
शिक्षक के अगर कोई नीति बनाओगे जी तो वो तो इफेक्टिव होगी नहीं। जी आपके दूसरे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जी पॉलिटिशियंस हैं, उनको क्या पता कि जो है ना टीचिंग में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो हैं, जी जी बिल्कुल सर। और वो एक पॉलिसी बना के हमारे ऊपर थोप देते हैं और उसको जो है ना इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अब तक यही जो है ना आपके रही है। जी अगर कोई एजुकेशनिस्ट जो है ना उस कमेटी के मेंबर होंगे जी तो डेफिनेटली वो जो है ना अपनी जो है ना उसकी नीति के अंदर अपने विचार रखेंगे, उसके ऊपर अच्छे बुरे के ऊपर जो है ना आपके डिस्कशन होगा जी। और वो इम्प्लीमेंट होगी। जी जी दूसरी चीज कि आपके डायरेक्टरेट में जी अगर जो डायरेक्टर हायर एजुकेशन या किसी भी उसमें जी एजुकेशन की तरफ से जाएगा जी तो उसको सब कॉलेजों की और जो है ना आपके एजुकेशन की फील्ड की जी। जो है जानकारी होगी। जी जी आईएएस जो है ना उसको डायरेक्टर बना देते हैं, जी उसको हमारी किसी प्रॉब्लम्स का नहीं पता। जी। वो तो एक तरह से ये चाहते हैं कि हम जो है ना उनके बंधुआ मजदूर हैं और हमारा शोषण जो है ना करना चाहते हैं। जी जी आज से पहले जब हमारी नौकरी लगी थी जी उस टाइम 24 पीरियड का वर्कलोड था पर वीक जी और 40 मिनट का पीरियड था। जी इन्होंने 27 पीरियड कर दिए, जी 45 मिनट का जो है ना वो कर दिया, जी 27 के बाद 30 कर दिए जी। और अब मेरे सुनने में आया है कि 33 या 36 पीरियड जो है ना पर वीक कर दिए हैं। जी जी तो इनका तो ये है कि इनका जो है ना टीचर्स का खून चूस लो, जो है ना जैसे भी हो, जी। जो है ना इनको आप जो है कोई मौका मत दो। जी तो ये जो है ना अगर हमारा अपना रिप्रेजेंटेटिव जाएगा जी तो वो डेफिनेटली जो है ना उसके अंदर हमारी बात रखेगा, जी। हमारे जो है ना विचार रखेगा जी। और जो है ना अच्छे बुरे का सबका ख्याल रखेगा। जी सर। सर आपने अनेक चयन समितियों में विषय के विशेषज्ञ के रूप में और उच्चतर शिक्षा के निदेशक के प्रतिनिधि के रूप में काम किया है। क्या आपने उम्मीदवारों का चयन करते समय कभी किसी बाहरी दबाव को महसूस किया? निश्चित रूप से ऐसे दबाव आए होंगे, तो आपने किस तरह से मतलब योग्य उम्मीदवारों के साथ न्याय किया सर? देखिए, एक तो आपको मैं बता दूं जी। कि जो चयन समिति होती है जी उसके अंदर जो है आपके 7-8 आदमी होते हैं। जी डीएचई नॉमिनी होता है, वीसी नॉमिनी होता है, जी 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, जो है ना आपके लोकल जो कॉलेज हैं उनका प्रिंसिपल होता है, मैनेजमेंट के मेंबर्स होते हैं। जी तो 7-8 आदमी होते हैं। जी और ये तो आपको पता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो अप्रोच तो आती है जब उनको पता लग जाता है कि भाई वहाँ से जो है ना आदमी जा रहा है, वहाँ से जा रहा है, सब पता कर लेते हैं और उससे जो है ना आपके वो अप्रोच भी करते हैं, फ़ोन भी करते हैं। जी लेकिन ये जो है ना लेकिन इसको लागू करना जी इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि आज के दिन जी गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने नॉर्म सेट कर रखे हैं जी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के इतने नंबर जी 55% से ऊपर है तो एक नंबर पर परसेंट के हिसाब से जी मैट्रिक के, +2 के, बीए के, एमए के, आपके एमफिल के, पीएचडी के, नेट के, जी। सब जीआरएफ के, सबके नंबर फिक्स हैं। जी कमेटी के हाथ में जी केवल 10 नंबर होते हैं। जी 10 में से 3 से नीचे आप किसी को दे नहीं सकते और 7 से ऊपर जो है ना आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को दोगे। और उस कमेटी के अंदर आपके जो है ना 7 मेंबर हैं। जी तो 7-8 मेंबर, अगर मैं किसी को फेवर करूंगा जी मैं उसको बाय द वे 8-9 नंबर भी दे देता हूँ, जी दूसरे मेंबर्स जो है ना कम दे देंगे। तो इसलिए जिसका एकेडमिक कैरियर बढ़िया है जी उसको कोई नहीं रोक सकता, जी चाहे हम कितना ही फेवर कर ले। जी
हुआ है एक दो बार, जी। लेकिन जो है ना कुछ नहीं कर सकते। जी तो एकेडमिक कैरियर अच्छा हो जी और जो है ना आपके उसकी पब्लिकेशंस वगैरह जो रिक्वायरमेंट है जी। वो हो तो वो अपने आप ही ऊपर आ जाता है। जी। तो इसलिए जो है ना चाहे आप कितना ही कर लो, जी। जो है 19 को आप 20 कर सकते हो, जी। लेकिन आप 15 को जो है ना 20 नहीं कर सकते। जी सर। सर, आपने अपने अध्यापन विषय के बहुत सारे लेखकों को पढ़ा होगा, कुछ अच्छी पुस्तकों और उनके लेखकों के बारे में बताइए सर। भैया, जैसे आपके मेरा विषय भूगोल था, हाँ जी। तो भूगोल विषय में जब हम बीए तक तो मोस्टली जो है ना लोकल राइटर्स की ही बुक्स पढ़ लेते थे। जी। उस समय एक तो महावीर प्रसाद थे, हाँ जी। उनके एक JNS यादव की बुक थी, जी। वो जो है ना पढ़ लेते थे। जी। उसके बाद जो है ना कुछ जो है और जो है जैसे चतुर्भुज मेमोरिया की बुक आ गई, जो है ना, और जो है ना एक दो वो पढ़ ली। लेकिन MA के अंदर जो है ना आपके लोकल राइटर्स की भी पढ़ी, बाहर की भी जो है ना पढ़ी। अब जो है MA में आपके जैसे चतुर्भुज मेमोरिया की तो हर विषय पे है। जी। OH के स्पेट की पढ़ी, डंडले स्टैम्प की पढ़ी, जी। जी। जो है ना, और आपके मॉन्क हाउस की पढ़ी, जी। सिंह एंड दत्त की पढ़ी मैंने, जी। लेखराज सिंह कनौजिया की पढ़ी, जी। जो है ना P जैन की जो है ना पढ़ी, जी। नेगी जी की जो है ना बुक पढ़ी। जी। तो ये तो अनेकों जो है ना अनेकों बुक्स जो है ना जी पढ़ी। अपने सबसे प्रिय अध्यापक के बारे में कुछ बताइए सर। मेरे सबसे प्रिय अध्यापक थे जी। एक DAV स्कूल अम्बाला कैंट में मैं जब पढ़ता था, जी। तो उस टाइम एक हंसराज जी थे। जी। हंसराज जी ने मुझे मैथ और इंग्लिश जो है ना पढ़ाया 9th क्लास में। जी। और उनका वे ऑफ टीचिंग इतना अच्छा था जी। कि मैं उनके जो है ना इंग्लिश और मैथ पढ़ाने के कारण जी। मुझे कभी भी कॉलेज लेवल तक इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आई। जी। जी। जबकि मतलब उस समय जब हम पढ़ते थे मोस्टली बच्चों को इंग्लिश विषय में ही दिक्कत आती थी। ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश की ट्यूशन रखते थे, रूरल बैकग्राउंड होने के कारण, इंग्लिश वीक होने के कारण। लेकिन मेरे साथ ऐसी कोई जो है ना दिक्कत नहीं आई। वो सिर्फ मिस्टर हंसराज की गाइडेंस के कारण, जिन्होंने कि जो है ना जब हमें पढ़ाया तो उसमें जो है ना उन्होंने मास्टरी कराई। वो हमें जब पढ़ाते थे तो डेली जो है ना ट्रांसलेशन कराते थे। ट्रांसलेशन के बाद ऐसे लिखवाते थे, तो वो पहले जो है हिंदी में जो है ना उस ऐसे को बताते, फिर इंग्लिश में उसको जो है ना बताते, और फिर उससे कहते हैं कि उसके बाद कहते हैं कि अब अपने आप लिखो, अपने उसमें एक्सप्रेस करो। तो वो बहुत इफ़ेक्टिव वे था। और ऐसे ही जो है ना उन्होंने मैथ में भी हमारी मास्टरी कराई। तो नो डाउट जो है ना मिस्टर हंसराज जो है ना बहुत अच्छे टीचर थे। जी सर। आपके अपने अध्यापन विषय के अध्ययन से समाज को और देश को कैसे मदद मिल सकती है, और एक आदर्श नागरिक बनने में आपका जो विषय है वो कहाँ तक सहायक हो सकता है? देखिए, जहाँ तक आदर्श नागरिक बनने की बात है, जी, आदर्श नागरिक बनने के लिए किसी विषय की आवश्यकता नहीं है। जी। एक आप किसी भी विषय को जो है ना ले लें, जी, वो सब आपको जो है ना एक ही बात बताते हैं। आप किसी भी धर्म को ले लें, कोई समाज के खिलाफ या समाज की बुराई नहीं बताता। सब विषय जो है ना समाज से किसी ना किसी रूप में जुड़े रहते हैं। आप जो है ना नागरिक शास्त्र को ले लें, अर्थशास्त्र को ले लें, सब समाज में काम आते हैं। इसी तरह से मेरा विषय भी जो है ना आपके जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में, जो सर्वे ऑफ इंडिया में, आपके जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, जो है ना आपके टीचिंग के अंदर, जो है ना हर जो है ना डिपार्टमेंट में भूगोल की उपयोगिता है। और भूगोल जो है विषय जो है ऐसा विषय बताते हैं जो कि सब
विषयों की जननी है। जननी। इसके अंदर आपके एनवायरनमेंट स्टडीज़ भी आ जाती है, जी सर। जियोलॉजिकल भी आ जाती है, जी। बायोलॉजिकल भी आ जाती जी। है, सब विषय जो है ना इसमें आते हैं और ये सारे समाज के जो है ना बेनिफिट के लिए। जी सर, आजकल महाविद्यालयों का स्तर और उनकी दशा ठीक हो सके, इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? विशेष रूप से कि जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, कार्यालयी कर्मचारी बहुत कम रह गए हैं और यह वास्तविकता है कि प्रयोगशालाओं के सहायकों से अधिकांश महाविद्यालय जो है कार्यालय का काम ले रहे हैं, तो यह उनकी मजबूरी भी है एक तरह से। इस समस्या का किस तरह से समाधान किया जा सकता है? देखिए, इस समस्या का समाधान तो सरकार के हाथ में है। जी। सरकार रिक्रूटमेंट नहीं कर रही है जी। पोस्ट वैकेंट पड़ी हैं जी। तो उन पोस्टों को अगर सरकार भरे, जी। रिक्रूटमेंट करे जी। तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। जी। लेकिन प्रिंसिपल्स को काम लेना है, जी। ऑफिस भी चलाना है, जी। कॉलेज भी चलाना है, जी। तो डेफिनेटली वो भी जो है ना किसी के ऊपर तो डिपेंड करेंगे ही। प्रिंसिपल अकेला तो कर नहीं सकता, तो वो उस काम को जो है ना आपके लैब स्टाफ से करवाता है। और कॉलेज की जहाँ तक जो है ना उसको सुधारने की बात है, जी, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ हाँ जी, कि गवर्नमेंट कॉलेज तो रोज खोल रही है। हाँ जी, हर जो है ना 15 किलोमीटर पे 20 किलोमीटर पे कॉलेज खोल रही है। जी, ये बहुत अच्छा स्टेप है। जी, इससे जो है ना आपके शिक्षा का प्रचार बढ़ता है। जी, और जो मेरे बहुत से साथी कहते हैं कि भाई इससे जो है ना बच्चों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा, एक्सपोजर नहीं मिलेगा, लेकिन आप उनके बारे में भी तो सोचो। जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बाहर नहीं जा सकते, तो उनको भी तो एक पढ़ने का मौका मिलेगा। इससे हमारी लिटरेसी रेट भी बढ़ेगी और जो है ना आपके उनका विकास भी होगा, आपके जो है ना सोसाइटी का भी अपलिफ्टमेंट होगा। लेकिन सरकार को ये कॉलेज और ये स्कूल्स जो है ना खोलने से पहले आपको स्टाफ की रिक्रूटमेंट करनी चाहिए, जिससे कि वो वहाँ पढ़ा सकें, रह सकें। जी। लेकिन सरकार एक जगह जो है ना एक लेक्चरर को 3 जगह का चार्ज दे देती है, जो कि जस्टिफाइड नहीं है। आपके एक आदमी 3 जगह कैसे जो है ना पढ़ा सकता है, 3 जगह 2 दिन जा करके कैसे वो सिलेबस पूरा कर सकता है और कैसे 180 टीचिंग डेज जो है ना पूरा कर सकता है। तो सरकार को इन सब के ऊपर जो है ना देखना चाहिए, सोचना चाहिए और फिर जो है ना इसका डेवलपमेंट करना चाहिए। ये बहुत अच्छी वो है कि आपके जो है जितने अधिक कॉलेज खुलेंगे, हायर एजुकेशन का उतना ही प्रचार अधिक होगा। तो कुल मिलाकर आपके कहने का अर्थ यह है कि सबसे पहले संसाधन की तैयारी करें और उसके बाद फिर कॉलेज खोले जाएं। बिल्कुल, जो है ना जो सरकार के प्लानिंग होती है कि हर साल इतने कॉलेज खोलने हैं, तो उसके साथ स्टाफ की रिक्रूटमेंट की भी प्लानिंग होनी चाहिए। आपके कि जो है ना हमने इतने कॉलेज खोलने हैं तो इनमें इतना स्टाफ चाहिएगा। आप जो है ना 25% का जो है ना कट लगा के 75% रिक्रूटमेंट तो करो, जिससे कि उन बच्चों को वहाँ के उनको कुछ तो मिले। लेकिन ये क्या कि कहीं एक आदमी है, कहीं 2 आदमी है एज ए टीचर, तो वहाँ क्या जो है ना जस्टिफिकेशन है। सर, विद्यार्थी जीवन की कोई घटना जो आपको याद आती हो, जिसमें आपने अपने अध्यापकों के साथ शरारत की हो और उसके कारण मार भी खाई हो सर आपने? मार तो खैर नहीं खाई, लेकिन कॉलेज लेवल में जब हम प्री यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उस टाइम एक मिसेस वशिष्ठ जो है ना हिस्ट्री की लेक्चरर होती थी। तो मिसेस वशिष्ठ जो है ना उनसे क्लास थोड़ी कम कंट्रोल होती थी। तो मोस्टली क्या करते थे कि दिवाली के आसपास जो कॉलेज में बम चलते थे, तो जो है उनकी क्लास में लास्ट में जो है ना किसी बेंच के नीचे, खाली के नीचे एक सिगरेट जला के उसके ऊपर कोई बम रख देते थे और जब वो बीच में बजता था तो सब जो है ना चौंक जाते थे और हंसते थे। बस ये मिसेस वशिष्ठ के। बचपन में खेलकूद भी आपने सर खेले होंगे, और उस जमाने के खेल किस तरह के हुआ करते थे? कुछ खेल अगर आज आपको याद हैं तो उनके नाम भी बताएं सर, और आपकी जो रुचि थी किस खेल में थी? भैया, बचपन में
जो है मैंने कंचे, जी गिल्ली डंडा, जी। पिट्ठू, अच्छा कबड्डी जी ये खेले। जी। उससे थोड़ा बड़ा हुए तो क्रिकेट जो है ना जी खेले। जी थोड़ी बहुत क्रिकेट जो है ना गांव में ही, बाकी जो है खेलने का इतना समय मिलता नहीं था, मिलता नहीं। क्योंकि हम यहाँ से गुड़गांव पढ़ने जाते थे कॉलेज में। जी सुबह 7 बजे बस पकड़ते थे जी और शाम को 3-4 बजे आते थे। जी। उसके बाद फार्म पे जाना होता था, तो समय मिलता नहीं था। जी। तो यही जो है ना गेम खेले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप लोगों ने अपनी बातों को बेबाकी से कहते हुए श्री JPS चौहान जी को सुना, जो कि अपने कार्यकाल में भी इसी तरह से बेबाकी से अपनी बात रखते थे, चाहे कोई बुरा माने या कोई अच्छा माने। और सेवानिवृत्ति के पश्चात भी तेवर वही हैं, अंदाज वही है, वही प्रतिबद्धता है और उसी तरह की बात आज भी करते हैं। एक छोटी सी बात अभी सर एक दिमाग में आ रही है। आपके अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व को देखते हुए अनेक कर्मचारियों से आपके थोड़ा भारी आवाज़ में भी आपने बात की होगी, लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि आपने कभी कलम से उनका बुरा नहीं किया। इसका थोड़ा बताएं कि उस लेवल पर आप क्यों नहीं जाते थे? देखो, कलम से किसी का बुरा करने का मतलब है कि ऑन रिकॉर्ड आप किसी का बुरा कर रहे हैं जी। और ऑन रिकॉर्ड अगर आप किसी का बुरा कर रहे हैं जी तो वो उसकी सर्विस को इफेक्ट करता है जी। और जब मैंने वर्बली किसी से कह दिया, जी उसको डांट मार दी जी और वो आदमी एग्री कर गया, जी तो फिर उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अगर आदमी में जो है ना कुछ गैरत है, कुछ जी। शर्म है, जी। तो वो उसी से मान सकता है। जी। वरना आप रोज जो है ना मीमो दे दो, एक्सप्लेनेशन दे दो, जी। जिसने करना है वो अपने हिसाब से करना है। जी तो इसलिए मेरा यही वो था कि मैं जो है किसी का बुरा ना करूं, और मैंने कोशिश भी नहीं करी है। जी। लेकिन हाँ, जो है ना ये बात ज़रूर है कि मैं थोड़ा सख्त रहता था जी। और जो है ना सख्ती से काम लेता था, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो है ना ये ज़रूरी है जी। कि वो जो है ना सख्त हो, तभी जो है ना वो है। अगर आप लिबरल होगे जी। तो हर आदमी आपको कैजुअली लेगा और कोई जो है ना बॉदर नहीं करेगा। जी। तो इसलिए थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने हमारे सामने अपने विचार प्रकट किए, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।